कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मस्ती ज़बरदस्ती में। तो आप लोगों को पता है कि F1 सब्जेक्ट डिस्कशन चल रहा है और 25 क्वेश्चन को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग छठे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है, आज आपका जो छठा क्वेश्चन आज का रहेगा आपके साथ सामने है, शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है। अब आप ये देखो क्वेश्चन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या है, एक माध्यम है हमारा नए समाज बनाने से। क्या तात्पर्य है? सभ्य समाज बनाना, अच्छा समाज बनाना है। यदि आप समाज के बच्चों को शिक्षित करोगे तो ऑटोमेटिक है आपका समाज का विकास होगा, समाज बुद्धिशील होगा, समाज से गरीबी खत्म होगा, है कि नहीं। तो नए समाज बनाने की प्रक्रिया है ही। आपको पता है अभी भी जब आप बैकवर्ड साइड में जाते हो अभी भी वहाँ अशिक्षित लोग हैं, गरीबी है, गंदगी है, बीमारियाँ है। ये क्या है? ये वहाँ की शिक्षा का अभाव है जिस कारण ऐसा हो रहा है। तो इसलिए शिक्षा नए समाज बनाने की प्रक्रिया है। अब यह समझ सकते हो कैसे। अब देखो आपको बताता हूँ, शिक्षा के बगैर मनुष्य क्या है? जानवर के समतुल्य है। आप इसे कैसे लिखोगे? यदि हमारा समाज शिक्षित बनेगा तो क्या होगा? वहाँ पे सबसे पहले तो होगा एक दूसरे की सम्मान करेंगे, लोगों में आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, लोग एक दूसरे को अच्छे ढंग से मिलने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको क्या होगा? और बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको पता होना चाहिए शिक्षा हमें, ये सारे कुछ यहाँ लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो एक एक चीज़ लिखी हुई है। अब इसे लिखोगे कैसे आप? और लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि शिक्षा नए समाज बनाने की क्या तरीका है। तो आप लिखोगे पहले, यदि हमारा समाज सभ्य समाज हो तो, यानी शिक्षित समाज होगा तो ऑटोमेटिक है समाज सभ्य होगा। यदि शिक्षित समाज होगा, यदि ऐसे लिख देना शिक्षित समाज, शिक्षित समाज यदि होगा तो क्या क्या होगा? देखो ऑटोमेटिक है वहाँ का आर्थिक स्थिति सही होगा, है कि नहीं। आर्थिक स्थिति सही होगा, वहाँ का भाषा सही होगा, है कि नहीं। वहाँ का स्वास्थ्य सही होगा, स्वास्थ्य सही होगा, है कि नहीं। आप ऐसे ब्रेक ब्रेक लाइन लगा लगा के आप लिख सकते हो। वहाँ के रहन सहन सही होगा, रहन सहन सही होगा, यही होगा। आप इसे क्या करोगे, एक एक डिफिनेशन को साथ में आप डिस्क्राइब कर दोगे। वही आप लिखोगे कि यदि अशिक्षित समाज होगा तो क्या करोगे, तो सेम ऐसे ही लिखोगे। अशिक्षित समाज होगा तो क्या करना है आपका? ऑटोमेटिक है जब अशिक्षित समाज होगा तो ऑटोमेटिक है आपके साथ गरीबी आएगा। क्या क्या आएगा? गरीबी आएगा, बीमारी आएगा, आएगा कि नहीं। बीमारी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? इलिटरेसी, यानी अनपढ़ होंगे वहाँ के लोग, है कि नहीं। रहन सहन अच्छा नहीं होगा। ये क्या है आपका? बाधा पहुँचाएंगे एक सभ्य समाज बनाने के लिए, ठीक है। तो शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, आप इसे ऐसे लिखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां है, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? ज्ञान मीमांसा, ये देखिए क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा क्या होता है? आप यहाँ देख सकते हो, इसको इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा ये क्या होता है ना, ज्ञान और विज्ञान दो चीज़ों से मिलकर ज्ञान मीमांसा बना हुआ है। अब ये देखो, ज्ञान और विज्ञान से, यानी ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान का निर्माण करना ही ज्ञान मीमांसा है, ठीक है। आपको इसको लिखने के लिए क्या करना होगा? आपको पता है कि नहीं, छोटे बच्चों को यदि आप बोलते हो कि अगरबत्ती है, अगरबत्ती कोई चीज़ यदि बता देते हो, मतलब मस्तिष्क का जो भ्रम होता है, भ्रम को आपको दूर करना है। ज्ञान मीमांसा में बेसिकली यही चीज़ होता है कि बच्चों के मस्तिष्क को दूर करना रहता है। उसके मस्तिष्क में जो भ्रम होता है उसको दूर करना ही ज्ञान मीमांसा, यानी उसको ज्ञान से अवगत कराना, वास्तविकता से अवगत कराना। आप किसी बच्चे को बोल दिए कि हाँ पैसे ऐसे ऐसे होते हैं, रुपए ऐसे ऐसे होते हैं, ये 10 रुपये में 10 रुपये में एक एक सिक्के के 10 सिक्के होते हैं, 10 रुपये का जो नोट होता है। अब उसे बस ये पता है कि हाँ एक एक रुपये के 10 सिक्के मिलकर 10 का नोट बना हुआ है। लेकिन जब आप उसे 10 सिक्के ला कर देते हो और एक एक सिक्के को इकट्ठा करते हो और फिर बोलते हो ये 10 सिक्के बराबर ही ये एक 10 का नोट होता है, तो क्या होता है? उसके जो मस्तिष्क में भ्रम चलता रहता है वो खत्म हो जाता है। यानी उसको प्रयोग द्वारा आप समझा दिए हो, प्रयोग द्वारा उसको समझा दिए हो।
अब जैसे आपको यदि आप सोच लो एग्जाम्पल में बच्चे को बता रहे हो कि हाँ पानी से बर्फ़ बनता है, पानी से क्या बनता है, बर्फ़ बनता है, ठीक है, आप तो समझा दिए हो। लेकिन अब बच्चे के मस्तिष्क में भ्रम है क्योंकि छोटा है वो बच्चा कि सच में बनता है या नहीं बनता है। तो आप उसे बताते हो कि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं पानी को तो ऑटोमेटिक बर्फ़ में कन्वर्ट होना रहता है। लेकिन जब आप उसे दिखाओगे, यही चीज़ जब आप उसे दिखाओगे अपने साथ कि देखो ऐसे बनता है, आप फ्रिज में ले गए, फ्रिज के पास ले गए, वहाँ पे पानी रखा, उसके सामने पानी रखा एक बाल्टी में भर के, ठीक है, बाल्टी तो नहीं गिलास में भर के एक पानी रखा और उसे बोले देखो यहाँ पे 2 घंटा बाद निकालूंगा तो ये एक ठोस बर्फ का आकार ले लेगा। तो वो क्या होगा ना, इस चीज़ को भूलेगा नहीं और उसे लगेगा अच्छा ये चीज़ें होती हैं। तो उसके मस्तिष्क में जो भ्रम होता है उसे दूर करना ही क्या है, ज्ञान मीमांसा है। तो आपको ऐसे लिखना है, पैराग्राफ में पूरा नहीं लिखते जाना है। यहाँ देखो मैंने जैसे कैसे कैसे लिखा है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होगा। ये देखो मैंने ऐसे लिखा हुआ इसको, तो ये ऊपर दिखना चाहिए एग्जामिनर को, अच्छा ये इपिस्टोमोलॉजी होता है, यानी ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान का विज्ञान है। यहाँ देखो आपने मैंने लिखा रखा है, इस तरह लिखोगे। फिर एग्जाम्पल एक बर्फ़ वाला दे देना, एग्जाम्पल पैसे वाला दे देना जा, ताकि आपको नंबर ज़्यादा मिले। चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ज्ञान की अवधारणा का विस्तार रूप से समझाइए। अब ज्ञान की अवधारणा, तो ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है होता है कि नहीं। ज़्यादातर चीज़ें वास्तविकता में आपके पास कब तक टिकी रहेगी, जब आप उसे छू कर, प्रयोग कर कर, महसूस कर 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 यदि उसे चीज़ प्राप्त करते हो तो ज़्यादा दिन टिकती है। ज्ञान की अवधारणा आपको पता है बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होती है। तो ज्ञान की जो अवधारणा की मुख्य जो पॉइंट है वो होता है चिंतन, मनन, मंथन, अनुभव, ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि। ये सब क्या है, ये ज्ञान की अवधारणा का मुख्य स्रोत है। यदि इन सब चीज़ों पे आप काम करते हो तो आपकी ज्ञान की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है ज्ञान का वो अच्छे ढंग से क्लियर होगा। एक चीज़ और है यहाँ पे, यहाँ देखो मैंने ये सब चीज़ें लाइन से लिखी हुई है, लाइन से लिखी हुई है ना, ये चीज़ें हेड आपको यहाँ पे लिखने के बाद ना अंडरलाइन करते जाना। कोई भी चीज़ लिख रहे हो ना तो आप अंडरलाइन करना उस चीज़ को, जैसे ये लाइन इंपॉर्टेंट लग रहा है अंडरलाइन कर देना ताकि एग्जामिनर को दिखे वो चीज़ कि बच्चे ने क्या वहाँ पे अंडरलाइन किया, वहाँ पे माइंड उसका जाएगा। नॉर्मल पैराग्राफ मत लिखना, मैं मतलब आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, नॉर्मल मत लिखना, अदरवाइज नंबर बहुत ही कम, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं लेकिन इसके अकॉर्डिंग कम मिलते हैं और आपके पेज भी नहीं भरेंगे। और बहुत ज़्यादा पेज होते हैं फिर पेज नहीं भरेंगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें ये होता है पेज भी जितना बढ़ता है थोड़ा डिजाइनिंग करके, ग्राफ बना के उस तरह लिखोगे। अब आप जैसे इस क्वेश्चन को लिखना हो, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखा था, ज्ञान की अवधारणा, तो ऐसे में ज्ञान लिख दो, ज्ञान आपको पता है ज्ञान प्राप्ति कैसे कैसे होगा, ऐसे ऐसे कर दो। एक तरफ लिख दो मनन, एक तरफ लिखो मंथन, एक तरफ लिखो चिंतन, ऐसे लिखो। फिर आप क्या करो, मनन को अंडरलाइन कर दो और मनन को अंडरलाइन करके फिर मनन के बारे में आप लिखो कि क्या कैसे करना है, मनन लिखो। ऐसे मनन लिख के और फिर ज्ञान की अवधारणा के बारे में इसमें लिखो कि हम कोई भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे से लिखो, हम मनन करते हैं, मनन करने से ज्ञान हमारे मस्तिष्क पे ज़्यादा देर तक टिकी रहती है, ऐसे मनन के बारे में लिखो। चिंतन के बारे में लिखो, फिर चिंतन दो, ऐसे करके चिंतन करके वहाँ पे डैश करके ऐसे लिखो। आप याद रखें ये चिंतन करके इसके ऊपर ही मत लिखना, लगना नीचे डैश करके ना 2-3 बार डैश कर देना, उसके बाद से लिखना ताकि एग्जामिनर को दिखेगा वो सब चीज़ें, ठीक है। आइए ये मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई है, आपको पता आइडिया मिल जाएगा कि लिखना कैसे है। और मैं जो बता रहा हूँ आपको यहाँ पे पीडीएफ में ऐसे लिख लिख के आपको ऐसे ही करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, ये 10 मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक का मुझे अच्छे से कराऊंगा आपको, अगले क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इसमें से 35 नंबर का पूछता है। 70 नंबर क्वेश्चन में 35 नंबर का ये 10 मनोवैज्ञानिक है। इसे तो मैं आपको ऐसे कर दूंगा ना ताकि आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मारिया मांटेसरी है और महात्मा गांधी है, कवि कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये 10 हैं। मैं इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना, मैं अभी जो करा रहा हूँ आप इसे कीजिए। मैं ये 10 का एक अलग इसी में लाऊंगा, F1 में ही लाऊंगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन में ये भी हैं, मैं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत की विवेचना करें। अब एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका होता है, ठीक है।
अब देखिए एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शन क्या है। मार्गदर्शन का मतलब एनसीएफ 2005 जो आया वो किस किस चीज़ों के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब देखो ये जो होता है ना 5 पॉइंट है, आप इसे याद करना। याद क्या करना, ये तो सारी चीज़ें आपको होना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए, आप एक शिक्षक बनने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट है इसका, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त करना है। ये जो जो चीज़ भी एनसीएफ 2005 बीसीएफ 2008 ये सब चीज़ कहती है ना, सारे मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि ज्ञान को स्कूल से बाहर से जोड़े, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करे। फिर देखो परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाए, परीक्षा भी उतना टाइट नहीं होना चाहिए कि बच्चे सारे फेल हो जाएं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। फिर देखो पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, इस पर भी ध्यान रखना है। फिर आपका पॉइंट देखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल बाल केंद्रित होना चाहिए। फिर देखो लिखा है शिक्षार्थियों में आत्मज्ञान की शक्ति विकसित हो। ये सब चीज़ें हैं। ये एनसीएफ 2000 पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, आप इसे ध्यान रखना, इसे तो एकदम ध्यान रखना। एनसीएफ ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप किसी भी साल का प्रीवियस ईयर निकाल कर देख लो, इसमें एनसीएफ बीसीएफ रहेगा ही। मैं ये जो 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसी के अंदर से ही रिपीट करता है पर साल। मैंने इस सब को देखा हुआ है और एनालाइज करके आपके लिए लाया है। तो आप ये सब चीज़ें कभी मत छोड़ना। ठीक है। एनसीएफ 2005 इसके बारे में थोड़ा पहले लिख दो, कैसे लिखना है। तो एनसीएफ लिख दो, यहाँ पे एनसीएफ एनसीएफ लिख के पहले इसको लिख दो, हिंदी में लिख दो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ताकि उसको लगे कि अच्छा बच्चा को पता है, इसका हिंदी भी पता है। इंग्लिश लिखना है तो उसके नीचे इंग्लिश लिख दो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है उसके बाद लिखो आप इसको मार्गदर्शी सिद्धांत। मार्गदर्शी सिद्धांत आपको लिखने के लिए क्या करना होगा, आप लिखोगे मार्गदर्शी सिद्धांत और लाइन से जो मैं पॉइंट लिखा हूँ एक एक लाइन छोड़ छोड़ के ये पॉइंट लिख देना, एक एक लाइन जो ये छोड़ देना, फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर एक लाइन छोड़ के पॉइंट लिख देना, ताकि उसको स्पष्ट दिखे वो चीज़ें। ठीक है। ये तो पीडीएफ में शेयर करूँगा, आपको मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन है ये देखो क्वेश्चन ये आपका है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप भी चिंतित रहोगे कि ये हमारे टाइम में कैसे पूछा था। बीसीएफ 2008 के मार्गदर्शी सिद्धांत की विवेचना करें। बीसीएफ, अब देखिए एनसीएफ बीसीएफ ये लगभग दोनों एक दूसरे की तरह ही है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और बीसीएफ जो है ये आपका बिहार में लागू किया है स्पेशल, है ना। सेम ही चीज़ है ना। आप इसे ध्यान में रखना, बिहार में क्या होता है, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए बीसीएफ लाया गया। इसे देखो आप कैसे, ये पॉइंट में लिख रहा मातृभाषा में ज्ञान को देना, बाल केंद्रित शिक्षा, विद्यालय में भय मुक्त वातावरण करके सिखाना, परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना, ये सब क्या है, ये बीसीएफ ने जोर दिया इस पर। पाठ्यक्रम को आसान बनाना, ये सब क्या है, ये सब सारा पॉइंट, ये सब सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ये पॉइंट कुछ नहीं है, बस ऐसा करना है कि बच्चे जो हैं कैसे आपसे सीखेंगे, बच्चे कैसे सीखेंगे। बीसीएफ लिखने के लिए आप क्या करोगे, पहले बीसीएफ हमारे टाइम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा था आप देखना उलाट के, 2021 नवंबर में जो पेपर हुआ था बीसीएफ, ये ऐसे नहीं पूछा डायरेक्ट बीसीएफ 2008 क्या है इसके बारे में बताएं। मैं ऐसा शौक हो गया जब क्वेश्चन देखा हुआ था। इसे लिखा था बिहार के लिए पृथक पाठ्यक्रम पृथक पाठ्यक्रम की विवेचना करें। अब आपको ये यदि नहीं पढ़ रहिएगा कि पृथक पाठ्यक्रम बिहार के लिए क्या बना हुआ है, तो बीसीएफ बना है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि बिहार के लिए पृथक पूछ रहा है तो हमें यानी बीसीएफ के बारे में पूछ रहा है, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें आपको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये बीसीएफ के बारे में चर्चा हो रहा है। तो जब बीसीएफ 2008 के बारे में लिखोगे तो पहले ऐसे करके इसका फुल फॉर्म लिख दो, और इसके बाद से ये 2008 में लॉन्च हुआ था इसलिए इसका 2008 बोला गया है। अब ये देखो ये मातृभाषा में ज्ञान को देना, 1 नंबर पॉइंट में ये दे दो, मातृभाषा में ज्ञान को देना है कि नहीं, इसका सिद्धांत है। दूसरा नंबर लिख दो भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना, ऐसे लिख दो। फिर तीसरा नंबर लिख दो करके सीखना, कर सीखना, ऐसे पॉइंट करके लिखो, है कि नहीं। ऐसे आप लिखोगे तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। और नंबर के लिए तो पढ़ते ही हैं, प्लस ज्ञान भी चाहिए। और आपको पता ही है अपने बिहार में नंबर बेसिस पे बहाली होता है, और
आपका सीन ये है कि प्राइवेट कॉलेज वाले तो को पता है कि बहुत ही नंबर देते हैं। अभी हम लोग के साथ में बच्चे सब जो प्राइवेट में एडमिशन लेते 910 नंबर आया था फर्स्ट ईयर में, मैं देख के शौक हो गया। हमने इतना मेहनत किया। तो हाँ, प्राइवेट कॉलेज वाला क्या है कि पैसे लेने हैं और 910 नंबर फर्स्ट ईयर में। और हम लोग के कॉलेज का मैक्सिमम उस टाइम हमारे टाइम में गया था, अभी भी मेरे को याद है, 857 के करीब में मैक्सिमम गया था हमारे हमारे कॉलेज में। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और ये देखो आपका प्राइवेट कॉलेज, ये प्राइवेट वाले हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले ने इतना नंबर दे रखा है और गवर्नमेंट कॉलेज वाले ने इतना नंबर दे रखा है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंसेस है। यदि आप अच्छे से नहीं लिख पाते हो, यदि डायग्राम नहीं बनाते हो, तो फिर कहीं ना कहीं ये प्राइवेट वाला आपको बीट कर जाएंगे। और फिर आपको पता ही है नंबर बेसिस पे सारा खेल है। तो आपको कोशिश करना है कि ड्राइंग कर कर के क्वेश्चन करिए हर एक क्वेश्चन में। मतलब सभी में तो पॉसिबल ऐसे तो नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपको ड्राइंग के साथ बनाना पड़ेगा ताकि आपको नंबर मिले। कोई भी चीज़ आ रहा है, बीसीएफ पूछ दिया है, एनसीएफ पूछ दिया है, एनसीएफ करके आप ब्रैकेट डाल दो, क्लाउड बना दो। यदि ब्रैकेट नहीं आ रहा है तो ऐसे करके क्लाउड बना दो। एनसीएफ 2005 लिख दो यहाँ पे, इसके क्या क्या सिद्धांत है, ऐसे ऐसे तीर लगा के अब इसको ऐसे लिख दो ताकि आपको क्लाउड दिखे। और फिर जब पहला यदि आपको आ रहा है कर कर सीखना पहला है पॉइंट। दूसरा है मातृभाषा में शिक्षा देना। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको फिर से कैसे लिखना है। अब जैसे मातृभाषा में शिक्षा देना है तो इसको लिखना है आपको कैसे कि लेना है ऐसे और लिखना है मातृभाषा में शिक्षा देना। और इस पॉइंट को ऐसे कर दो और इसको लिख दो यहाँ नीचे से कि एनसीएफ हमें बताता है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना है ताकि बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए, विद्यालय में उन्हें न लगे कि हम मतलब अलग लड़के हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको ऐसे करके लिखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं ये 10 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हुआ, टोटल 25 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है। मैं इसे कोशिश करूँगा, सैटरडे है और 2 दिन में ये कंप्लीट करूँगा आपको F1। और आज यहीं पे और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। जय हिंद।